बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का एक्सरसाइज करने वाले हैं। हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने इसके ऑलरेडी किए हुए हैं क्योंकि इस चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में मसला हो या अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चंस देखने हो तो मैंने इस चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो बिना टाइम ज़ाया किए हुए। हाचा एक्सरसाइज शुरू होता है एमसीक्यूज से। अच्छा, ये जो बुक है ये क्लास 9 की केमिस्ट्री की पंजाब की बुक है। सही है, केपीके बुक का एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज शुरू होता है एमसीक्यूज से। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स आर लिक्विड डेंसर देन गैसेस। हमें कहा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स आर लिक्विड डेंसर देन गैसेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट का, हमारे पास लिक्विड 1000 टाइम्स ज्यादा डेंसर होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर सेकंड, गैसेस आर द लाइटेस्ट form of matter and their density are expressed in term of ग्राम पर dm cube। ग्राम पर dm cube के में हम गैस की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 6, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ग्राम पर dm cube। अच्छा, नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम एट फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में हमारे पास सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन लिक्विड एंड सॉलिड्स, ऑप्शन सी। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन आर पोजेस्ड बाय सॉलिड पार्टिकल्स। तो सॉलिड पार्टिकल्स जो मोशन करते हैं ना, तो सॉलिड पार्टिकल्स का जो मोशन होता है दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो वो वाइब्रेशन मोशन करते हैं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वाइब्रेशनल मोशन। ओके। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमॉर्फस। हमें कहा गया है कि इसमें से कौन सा एमॉर्फस नहीं है। रबर भी एमॉर्फस है, प्लास्टिक भी एमॉर्फस है, ग्लास भी एमॉर्फस है, ग्लूकोज। ऑप्शन डी, ग्लूकोज हमारे पास एमॉर्फस नहीं है। एमसीक्यू नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ग्लूकोज। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 6, 1 atmospheric pressure is equals to how many Pascal? So 1 atmospheric pressure is equals to 1325 Pascal. So we can say that 101325. The correct option is option A. MCQ number 6 का correct option है option A is the correct option. अच्छा, अब आते हैं MCQ number 7 की तरफ। In evaporation process, liquid molecule which leave the surface of liquid have। हमें कहा गया है कि जो एवोपोरेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो एवोपोरेशन में जो लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस को लीव करके लिक्विड से एवोपोरेशन में कन्वर्ट होते हैं उनमें क्या होता है, दे हैव वेरी लो एनर्जी। उनकी एनर्जी लो होती है? नहीं, उनकी एनर्जी लो नहीं होती, उनकी एनर्जी हाई होती है, इसलिए तो वो सरफेस पे आके एवोपोरेट हो जाते हैं। मॉडरेट एनर्जी नो, हाई एनर्जी। ऑप्शन सी, एमसीक्यूज नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 7 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डिफ्यूज्ड फास्ट। अच्छा, जो हमारे पास डिफ्यूजन का फिनोमेना होता है वो इस तरह होता है कि जो लाइट गैसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा फास्ट डिफ्यूज करते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास जो है वो जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट पार्टिकल है वो है हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन लाइटेस्ट है तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन में डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। एमसीक्यूज नंबर 8 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अच्छा, MCQ नंबर 9, which one of the following does not affect the boiling point। अच्छा, हमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा फैक्टर बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट नहीं करता। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस भी बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करती हैं, एक्सटर्नल प्रेशर भी बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ लिक्विड भी बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है। अच्छा, इनिशियल टेम्परेचर है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट पे कोई असर नहीं होता क्योंकि हमारे पास बॉइलिंग तब स्टार्ट होती है जब
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल्स टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये होता है एक खास टेम्परेचर पे, मतलब वाटर का टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए तब वाटर का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब जब इस टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का टेम्परेचर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, इस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होना शुरू कर देते हैं। अब इनिशियली अगर हम वाटर को 50 डिग्री सेंटीग्रेड दें या 30 डिग्री सेंटीग्रेड दें, 40 डिग्री सेंटीग्रेड दें, जो शुरू में वाटर का टेम्परेचर वो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट नहीं करता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यूज नंबर 9, हम कौन सा एमसीक्यूज कर रहे थे? Which one of the following does not affect the boiling point? So MCQs नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। MCQs नंबर 9 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अच्छा, अब आते हैं MCQs नंबर 10 की तरफ। डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज व्हेन इट्स प्रेशर इज इंक्रीज। जब हमारे पास गैसेस में जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज ये गैस हो गया, इसमें ये गैस के पार्टिकल्स है। अब इस पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा और मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे और गैस की डेंसिटी बढ़ेगी। तो गैस की डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज व्हेन इट्स प्रेशर इज इंक्रीज। ओके, अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 11, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद द। अच्छा, हमें कहा गया है कि हमारे पास वेपर प्रेशर किस चीज़ से इंक्रीज होता है, तो हमारे पास वेपर प्रेशर तभी इंक्रीज होगा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 11, ऑप्शन बी। ये एमसीक्यूज नंबर 11, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, अच्छा, ये तो हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, अब आते हैं एमसीक्यूज हो गए, अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस, अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है व्हाट इज डिफ्यूजन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हमें कहा गया है कि डिफ्यूजन हम किसे कहते हैं और एग्जांपल के साथ आप एक्सप्लेन करो। सो the spontaneous mixing of particles of substance, the spontaneous mixing of particles of substance। हमारे पास स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, हम उस मिक्सिंग को कहते हैं जो हमारे पास खुद ब खुद होती हो, मतलब जिसके पीछे हम कोई एक्सटर्नल फैक्टर ना हो, जो खुद ब खुद होती है, उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। सो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस बाय रैंडम motion and collision to form homogeneous mixture is called diffusion। अच्छा, इसकी डिफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब इसकी एग्जांपल ये है, एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन इज इंक इन वाटर, इंक इन वाटर। अगर हम ड्रॉप ऑफ इंक वाटर में ड्रॉप करेंगे तो वो इंक क्या करेगा, स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद मिक्स होगा बाय रैंडम मोशन, अपने रैंडम मोशन और कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर के साथ ये इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड होंगे और लास्ट में हमारे पास एक ब्लू वाटर ब्लू शेप इख्तियार कर ले, वाटर ब्लू कलर इख्तियार कर लेगा, वाटर का कलर लास्ट में ब्लू हो जाएगा, हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। ये हो गया इंक, सही है। इसमें हमने जब वाटर का ड्रॉप यहाँ पे डाल दिया तो वो वाटर का ड्रॉप क्या हो गया, स्पॉन्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली हमारे पास मिक्स हो गया बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन और इसे पूरे वाटर में फैल गया और हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफ्यूजन। And we can also say that the movement of molecules from the region of high concentration to region of low concentration region is called diffusion। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Define standard atmospheric pressure. What are its units? How it is related to Pascal? अच्छा,
हमें कहा गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं, आप डिफाइन करो, इसका यूनिट क्या है और इसका यूनिट का पास्कल के साथ क्या रिलेशन है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम ऑफ 760 mm हाइट एट सी लेवल इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका जो यूनिट है वो है, हम उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो यूनिट है वो है ATM। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट ATM है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिफिनीशन कुछ यूँ होगी कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम ऑफ 760, the pressure exerted by mercury column of 760 mm height at sea level is called atmospheric pressure। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेट सपोज ये हम सी लेवल पर चले गए, ये हो गया मरकरी, ये हमने यहाँ पर मरकरी से फिल किया हुआ है। अब हमने 100 mm ऑफ मरकरी, 100 ये लेट सपोज 100 mm ऑफ मरकरी का एक ट्यूब है और ये हमने पूरी मरकरी से फिल कर लिया। अब जब हमने इसे उल्टा करके यहाँ पे डाल दिया तो मरकरी का लेवल ड्रॉप होता जाएगा और यहाँ पर ये 760 mm पे रुक जाएगा। तो the pressure exerted by mercury column of 760 mm of height at sea level, ये जो हम यह प्रोसेस कर रहे हैं ये सी लेवल पे कर रहे हैं, समुद्री सतह पर। तो the pressure exerted by mercury column of 760 mm of height at sea level is called atmospheric pressure and its unit is ATM। अच्छा, ATM, तो 1 ATM is equals to 760 mm of Hg। 1 Hg is equals to 1 Hg is equals to 1 torr। So we can say that 760 mm of mercury is equals to 760 torr। अच्छा, अब हमें तो ये पता है कि ये 760 टोर के बराबर है। अब जो 760 टोर है तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास 101325 पास्कल के बराबर है। तो ये इस तरह इसके साथ रिलेटेड है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट 180 जो यूनिट है वो है 1 ATM। 1 ATM 760 mm ऑफ मरकरी के बराबर है। 760 mm ऑफ मरकरी 760 टोर के बराबर है। 760 टोर पर हमारे पास 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, आई थिंक न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है आई थिंक, हाँ। और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पास्कल। सो 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 101325 पास्कल। सो वी कैन से दैट 1 ATM इज इक्वल्स टू 101325 पास्कल्स। इस तरह ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस यूनिट के साथ रिलेटेड है। अच्छा, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। Why are density of gas is lower than that of liquids? हमें कहा गया है कि गैस की डेंसिटी लिक्विड से लो क्यों है। तो देखिए, अगर हम डेंसिटी की डिफिनीशन करें तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर हम 5 ग्राम ऑफ गैस ले लें और 5 ग्राम ऑफ लिक्विड ले लें तो मतलब हमने मास कांस्टेंट रखा। तो अगर हम मास को कांस्टेंट रख ले तो हमारे पास डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जिस चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, जिस चीज़ का वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब हम यहाँ पर वाटर और गैस का कंपैरिजन लिक्विड और गैस का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज वेरी मच हाई एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस is very much high as compared to that of liquid, so its density is very low।
गैस का वॉल्यूम हाई है तो इसकी डेंसिटी लो है। अब जो वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड है वो बहुत ज्यादा लो है एज कंपेयर टू गैस, तो इसकी डेंसिटी हाई है एज कंपेयर टू गैस। गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से गैस की डेंसिटी कम है, जबकि लिक्विड का वॉल्यूम कम होने की वजह से लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है। अच्छा, अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय इवापोरेशन, हाउ इट इज अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया। हमें कहा गया है कि आपका इवापोरेशन से हमें क्या मतलब है और इसका सरफेस एरिया से क्या ताल्लुक है। So, evaporation is the process of conversion of liquid to a gaseous space. हमारे पास evaporation वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये होता किस तरह है, देखिए ये एक बीकर है, इस बीकर में यहां पर पानी है, सही है। अब मॉलिक्यूल्स सरफेस पे आएंगे, जिस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो सरफेस से इवापोरेट होंगे। तो इवापोरेशन जो हमारे पास है, इवापोरेशन इज बेसिकली, इसकी अगर डेफिनेशन करें, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट। ओके, इवापोरेशन जो हमारे पास है वो है हमारे पास सरफेस फिनोमेना। इवापोरेशन हमारे पास सरफेस फिनोमेना है, ये हमारे पास सरफेस पे होती है। तो जितना सरफेस एरिया हमारे पास ज्यादा होगा उतनी हमारे पास रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगी, और जितना सरफेस एरिया हमारे पास कम होगा उतनी हमारे पास रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगी। सो हम कह सकते हैं इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इवापोरेशन का सरफेस एरिया से डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 9, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। डिफाइन द टर्म एलोट्रोपी विद एग्जांपल। अच्छा, हमें कहा गया है कि आप एलोट्रोपी की डिफिनेशन कर लो एग्जांपल के साथ। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म in same physical state is called allotropy. The existence of element in more than one form, अगर हम डिफिनेशन करें तो इसकी डिफिनेशन कुछ यूं होगी कि the existence of element in more than one physical, in more than one form, in same physical state is called allotropy. allotropy हमारे पास जब एक ही एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसकी फिजिकल स्टेट भी सेम हो। तो इसके एग्जांपल से आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऑक्सीजन जो हमारे पास है वो हमारे पास गैस है, तो ये गैसियस फिजिकल फॉर्म है ऑक्सीजन की। अब ये ऑक्सीजन इस गैसियस फिजिकल फॉर्म में, इस गैसियस स्टेट में हमारे पास 2 फॉर्म में रहता है, O2 में भी रहता है और O3 में भी। ऑक्सीजन हमारे पास, ऑक्सीजन की ये जो है ये गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है, फिजिकल स्टेट इसकी क्या है, गैसियस स्टेट है। अब इस गैसियस स्टेट में ये 2 फॉर्म्स में रह रहा है, O2 और O3। इसी तरह कार्बन हमारे पास, जो कार्बन के एलोट्रोप्स हैं वो हमारे पास सॉलिड्स हैं। अब सॉलिड में हमारे पास कार्बन डायमंड में भी रह सकता है, ग्रेफाइट में भी, और बकीबाल्स, ये क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है, बकीबाल्स में भी रहता है। तो एक ही कार्बन है, सॉलिड फिजिकल स्टेट इसकी सॉलिड है, और फिजिकल स्टेट में ये मोर देन वन फॉर्म में रह रहा है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकीबाल्स में। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट
in more than one physical form in same physical state। ऑक्सीजन जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं, अगर ऑक्सीजन लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो वो ऑक्सीजन का एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं है, ऑक्सीजन गैस है, और ऑक्सीजन गैस में मोर देन वन फॉर्म में रह रहा है, O2 और O3। कार्बन सॉलिड है और कार्बन सॉलिड में मोर देन वन फॉर्म ऑफ सॉलिड में रह रहा है, डायमंड, ग्रेफाइट और बाकी बात। आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन कहीं गया नहीं हुए है, सवाल पूछ सकते हैं आप। सही है। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें कहा गया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे सल्फर क्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो सल्फर एग्जिस्ट इन मोनोक्लिनिक फॉर्म एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग ऑफ लिक्विड। अच्छा, हमें कहा गया है कि एवापोरेशन और बॉइलिंग ऑफ लिक्विड में क्या फर्क है। देखो, अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें एवापोरेशन कम होगी, बिकॉज उसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए हाई है क्योंकि इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हाई हैं। अब अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हाई होंगी तो इसका मतलब ये है कि इसमें एवापोरेशन का फिनोमेना कम हो रहा है। लेट्स सपोज इफ बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, इट्स एवापोरेशन इज स्लो बिकॉज इट्स इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर हाई इन लिक्विड, दैट इज व्हाई इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। इन रिवर्स इज इन द केस अगर बॉइलिंग पॉइंट लो हो। एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके देता हूँ आपको, यार फिर समझ आ जाएगा आपको। देखो, अगर किसी लिक्विड है, एक लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, बॉइलिंग पॉइंट जो इसका है वो हाई है। अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। अब अगर किसी लिक्विड में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो मॉलिक्यूल आसानी से सरफेस से एस्केप नहीं कर पाएंगे, मॉलिक्यूल आसानी से एस्केप नहीं होंगे। यही वजह होगी कि इसमें एवापोरेशन क्या होगी, एवापोरेशन इसमें लो होगी। सही है। इसी तरह रिवर्स इज द केस, अगर कोई लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है तो इसका मतलब ये है कि इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होंगी, और अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो इसका मतलब ये है कि एवापोरेशन क्या होगी, हाई होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। सही है, ये न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। इस लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपको कोई मसला हो या चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक आपको क्लास 9 के किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आप मेरे चैनल के उस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सही है, तो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में हमें डिफरेंट यूनिट्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि आप इसे एटीएम में कन्वर्ट करो या पास्कल में कन्वर्ट करो। तो शुरू करते हैं अपने आज फर्स्ट न्यूमेरिकल का पार्ट फर्स्ट में हमें कहा गया है न्यूमेरिकल में कि 850 mm ऑफ Hg को आप एटीएम में कन्वर्ट करो। तो जिस तरह हमें पता है कि 760 mm ऑफ मर्करी, 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल्स टू 180 m, ये हमने पढ़ा है। सही है, तो 1 mm ऑफ Hg किस चीज के बराबर होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 760 mm, 1 mm ऑफ मर्करी विल बी इक्वल्स टू 180 m बाय 760 mm Hg। अच्छा, अब हमें कहा गया है कि 850 mm ऑफ Hg को एटीएम में कन्वर्ट करो, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 850 mm of Hg will be equals to 1/180 m by 760 mm of Hg multiplied by 850
mmHg। अच्छा, 850 को आप अगर 76 पर आप 760 पर आप डिवाइड कर लो तो हमारे पास 1.118 आंसर आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेटली अगर हम ये तो इसके साथ कैंसिल होगा, यूनिट कैंसिल होगा, हो जाएगा। अब 850 को अगर हम 760 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 1.118 समथिंग आंसर आएगा। इसको राउंड ऑफ करके 1.12 ATM आता है। तो इसका जो आंसर आता है वो है 1.12 ATM। अच्छा, नंबर पार्ट बी में हमें कहा गया है कि 205,000 पास्कल को आप ATM में कन्वर्ट करो। 205,000 पास्कल को आप कन्वर्ट करो ATM में। तो इसको किस तरह ATM में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है। जिस तरह हमें पता है कि 1 ATM हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1 ATM हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, हमने पढ़ा था कि 1 ATM इज इक्वल्स टू 10, 13, 25, 1,13,25 है, 101325। ओके, 101325। हाँ, तो 1 ATM हमारे पास 101325 पास्कल के बराबर है। अब 1 पास्कल हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1 पास्कल हमारे पास बराबर है 1 पास्कल। इसको हम दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये पास्कल को अगर हम ये यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में आएगा 1 ATM डिवाइड बाय 101325 पास्कल। सही है, ये तो 1 पास्कल इसके बराबर है। अब 25,000 को अगर हम ATM में कन्वर्ट करना चाहें, ATM में अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें तो ATM बाय 101325 मल्टीप्लाई बाय 205,000। देखिए यहाँ पर 1 पास्कल हमारे पास 1 ATM बाय 101325 पास्कल के बराबर है। अब इसको हमने तो इस पास्कल के लिए वैल्यू फाइंड करनी है, तो 25,000 पास्कल के लिए अगर हम ATM में वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो हमें बोथ साइड को 205,000 पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो 205,000 पास्कल इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम 205,000 को अगर हम 101325 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.02 ATM। क्योंकि पास्कल इसके साथ भी है, पास्कल इसके साथ भी है, पास्कल के साथ कैंसिल हो जाएगा और 205,000 को अगर हम 101325 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.025 आंसर आएगा। अच्छा, अब आते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। हमें कहा गया है कि 560 ठोर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। 560 ठोर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर ऑफ HG में कन्वर्ट करो। तो इसके लिए भी आसान तरीका है। हमें पता है कि 760 ठोर इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर। सही है, हमें तो ये पता है। अब हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 ठोर हमारे पास किस चीज के बराबर आ जाएगा, 76 बाय 760 ठोर। ये 760, ये हमारे पास 760 ठोर आ गया। अच्छा, अब हम 560 ठोर के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 560 ठोर। तो 560 इंटू ठोर is equals to 76 divided by 760 multiplied by 560 ठोर। ये भी ठोर है,
सेंटीमीटर है। ठोर के साथ कैंसिल हो गया, ये सिपर इसके साथ कैंसिल, 76 के साथ कैंसिल हो गया, 56 सेंटीमीटर। तो हमारे पास किस चीज़ के, हाँ, इससे साबित होता है कि हमारे पास 560 ठोर हमारे पास 56 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सही है, आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। हमें कहा गया है कि 1.25 ATM को आप पास्कल में कन्वर्ट करो। हमें कहा गया है इस क्वेश्चन की में कि 1.25 ATM को आप पास्कल यूनिट में कन्वर्ट करो। तो जिस तरह हमें पता है कि 1 ATM इज इक्वल्स टू 101325 पास्कल, सो 1.25 ATM अगर अब हम 1.25 ATM के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हमें इस तरह करना होगा कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1.25। तो 1.25 को अगर हम 1 पे ज़रब देंगे तो हमारे पास 1.25 ही आएगा। और अगर हम 10, 13, 25 को 1.25 में ज़रब देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1.25। हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास अल्लाह के फजल से आंसर आ जाएगा 12656, 1266 हमारे पास आ जाएगा 126.25 पास्कल। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो हमने डिफरेंट यूनिट्स को इसके करस्पॉन्डिंग यूनिट्स में कन्वर्ट किया। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। अच्छा, हमें डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल नंबर 2 में। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ, आप फिर खुद ही कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2 में इस तरह है कि अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड स्केल दिया गया हो और अगर आपको उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपने फार्मूला यूज करना होगा, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ये तब हम करेंगे जब हमें टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया हो और हमें उसे केल्विन में कन्वर्ट करना हो। अब अगर हमें टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है और हमें कहा गया है कि इसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो, तो अगर हमें टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है, अगर हमें टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है और हमें कहा गया है कि इसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो, तो हम इसे -273 करेंगे। ये इसका सिंपल सा फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चंस करते हैं। सही है। अच्छा, नंबर फर्स्ट जो है 750 डिग्री सेंटीग्रेड को 750 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ 273 ऐड करेंगे, इसके साथ 273 ऐड करेंगे। 750 के साथ आप 273 ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा आंसर 1023 केल्विन। 750 प्लस 273 हमारे पास आ जाएगा 1023 केल्विन। ये हमने डिग्री सेंटीग्रेड को हमने किस चीज़ में कन्वर्ट किया? केल्विन में, बाय एडिंग 273। अच्छा, हमें न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहा गया है कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में कन्वर्ट करो। तो हमें 150 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें बी में 150 डिग्री सेंटीग्रेड दिए गए हैं और हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड स्केल को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ 273 ऐड करेंगे और इससे हमारे पास आंसर आएगा, अल्लाह के फजल से हमारे पास 423 आंसर आएगा। आई थिंक 423 केल्विन आंसर आएगा। अच्छा, अब ये जो बाकी दो हिस्से हैं सी एंड डी, इसमें हमें केल्विन दिया गया है और इसे हमने डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है।
सी में हमने इस तरह करना है कि हमें 100 केल्विन दिया गया है और 100 केल्विन की जगह हमें इसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम केल्विन स्केल को डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसे -273 करना होगा। अच्छा, हमें इस पर ये वाला टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन हमारे पास क्या है 100 केल्विन है और इसको इससे 273 माइनस करेंगे तो हमारे पास -173 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। 100 केल्विन हमारे पास -173 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। अच्छा, ऑप्शन डी मतलब न्यूमेरिकल नंबर सेकंड का जो फोर्थ पोर्शन है उसमें हमें 172 केल्विन दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इसे आप डिग्री सेंटीग्रेड की स्केल में कन्वर्ट करो। तो अगेन हमें केल्विन दिया गया है, हमें इसे डिग्री सेंटीग्रेड की स्केल में कन्वर्ट करने के लिए 273 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर इसे हम 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 273 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर इसे हम ये सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास -101 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा। -172 केल्विन आपके पास -101 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। अच्छा, अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड की तरफ। गिव प्रेशर। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड की तरफ। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड की तरफ। A gas at a pressure 912 atm of mercury has a volume 450 centimeter cube. What will be its volume at 0.4 atm? अच्छा, हमें कहा गया है कि एक गैस है जिसका प्रेशर 912 mm ऑफ मरकरी है और उसका वॉल्यूम हमारे पास है 450 सेंटीमीटर क्यूब। आप बताएं वो अगर हम इसका प्रेशर 0.4 atm कर लें तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब सबसे पहले हमें तो ये जो 912 mm ऑफ मरकरी है इसे हमें कन्वर्ट करना होगा ATM में। तो हम इसे किस तरह ATM में कन्वर्ट करेंगे? सिंपल सी बात है, 1 ATM हमारे पास 760 mm ऑफ मरकरी के बराबर है। इसी तरह तो 912 mm ऑफ मरकरी हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा? 912 mm ऑफ मरकरी हमारे पास 760 पर, इसको अगर हम डिवाइड कर लें तो हमारे पास 912 डिवाइड बाय 760 इज इक्वल्स टू 1.2 ATM इसका आंसर आता है। तो हमारे पास अब क्वेश्चन में जो इनिशियल कंडीशंस दिए गए हैं, अब क्वेश्चन में हमें कौन सी कंडीशन दिए गए हैं, ये तो हमने 912 को ATM में कन्वर्ट किया। अब हमें इनिशियल कंडीशंस दिए गए हैं क्वेश्चन के, हमें दिया गया है प्रेशर P1 912 mm ऑफ मरकरी विच मीन्स 1.2 ATM। हमें V1 दिया गया है 450 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर? अच्छा, हमें P2 फाइंड करना है, P2 हमने फाइंड करना है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम? हमने V2 फाइंड करना है। V1 हमें दिया गया है, V2 फाइंड करना है जब हमारे पास P2 क्या हो 0.4 ATM हो। अच्छा, अब हमें यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम दिए गए हैं तो अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। हम यहाँ पे V2 को फाइंड करने वाले हैं तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय P2 को अगर हम दोनों साइड पे डिवाइड कर ले तो P2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और V2 इज इक्वल्स टू P1 V1 बाय P2। P1 हमारे पास है 1.2 ATM, V1 हमारे पास है 450 सेंटीमीटर क्यूब और P2 हमारे पास है 0.4 ATM। तो सबसे पहले तो ATM के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 450 डिवाइडेड बाय 0.4
इज इक्वल्स टू 1350। अच्छा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है और जो इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास V2 क्या आएगा, V2 हमारे पास आएगा 1350 सेंटीमीटर क्यूब। V2 हमारे पास है 1350 सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियल प्रेशर हमारे पास 1.2 atm है। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास 450 सेंटीमीटर क्यूब है। जब हमने प्रेशर कम किया, हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था कि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है। तो इनिशियल ये कंडीशंस थी, जब हमने प्रेशर 1.2 से कम करके 0.4 तक ले आए तो हमारे पास वॉल्यूम V2 जो फाइनल वॉल्यूम है वो बढ़ गया और वो हमारे पास है 1350। ओके, अच्छा अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। A gas occupy a volume of 800 centimeter cube at 1 atm. What will be its pressure in mm of Hg when it is allowed to expand up to 1200 centimeter cube? अच्छा, हमें क्वेश्चन में गिवन कंडीशन हमें दिए गए हैं। गिवन कंडीशंस ये हैं कि हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम V1 है 800 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है हमारे पास P1 वो है 180 m। अच्छा, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर? अच्छा, अब प्रेशर P2 हमारे पास क्या होगा? हमें P2 फाइंड करना है जब हमारे पास वॉल्यूम V2 हमारे पास क्या हो 1200 सेंटीमीटर क्यूब हो। तो आसान सा फार्मूला है, फार्मूला में अच्छा प्रेशर हमने फाइंड करना है mm ऑफ Hg में, सही है। अच्छा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। हमने V2 फाइंड करना है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय V2, P2 डिवाइड, अगर V2 को हम बोथ साइड पे डिवाइड कर लें V2 के साथ कैंसिल, P2 इज इक्वल्स टू P1 V1 बाय V2। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो P1 हमारे पास है 1 atm, V1 है हमारे पास 800 सेंटीमीटर क्यूब और V2 है हमारे पास 1200 सेंटीमीटर क्यूब। 1200 सेंटीमीटर क्यूब, ये 2 से पर 2 इस से पर के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 4 1 जार 4 4 2 जार 8 4 3 जार 12। अच्छा, तो 3 को 2 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। इसको अगर हम डिवाइड कर लें 3 2 डिवाइड बाय 3 0.66, P2 हमारे पास 0.66 atm आता है, लेकिन हमें आंसर atm में नहीं मांगा गया, हमें आंसर mm ऑफ Hg में मांगा गया है। अच्छा, तो जिस तरह हमें पता है कि 1 atm इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg, तो हमारे पास जो ये 0.66 atm है ये कितने के बराबर होगा? तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 0.66 मल्टीप्लाई बाय 0.66 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 0.66 atm इज इक्वल्स टू 760 को भी हम 0.66 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 760। तो हमारे पास इसका जो आंसर mm ऑफ Hg में आ रहा है वो है 506.66 mm ऑफ Hg। इसका क्या है? इसका फाइनल प्रेशर है P2, इसका 506 mm ऑफ Hg है। जब प्रेशर हमारे पास, जब वॉल्यूम हमारे पास V2 ये हो। इनिशियली हमें कंडीशंस ये दी गई थी कि इनिशियली हमारे पास इतना वॉल्यूम है और इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब अब हमने P2 फाइंड करना था,
जब हमारे पास वॉल्यूम इतना बढ़ गया तो हमें P2 फाइंड करना था कि हमारे पास P2 प्रेशर कितना है, और वो हमें फाइंड करना था mm ऑफ Hg में। तो सबसे पहले हमने P2 फाइंड किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जो हमारे पास 0.66 आता है। फिर उसी 0.66 को हमने कन्वर्ट किया mm ऑफ Hg में, जो कि हमारे पास आता है 506 mm ऑफ Hg। अच्छा, अब आता है न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। It is desired to increase the volume of a fixed amount of gas from 87.5 to 118 centimeter cube while holding pressure constant. What would be the final temperature if the initial temperature is 23 degree centigrade? अच्छा, हमें इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है कि इनिशियल वॉल्यूम हमें V1 दिया गया है। V1 है हमारे पास 87.5 सेंटीमीटर क्यूब। V2 हमें दिया गया है 118 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, हमें फाइनल टेम्परेचर T2 फाइंड करना है, और इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया गया है T1। इनिशियल टेम्परेचर हमें 23 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, और हमें फाइंड करना है T2। अच्छा, हमें प्रेशर कांस्टेंट दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि हम चार्ल्स लॉ यूज़ करेंगे। अच्छा, लेकिन हमें टेम्परेचर को इक्वेशन में पुट करने से पहले हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, और हमने पढ़ा था कि इसे जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे इसके साथ 273 ऐड कर लेंगे। 270 80 90 296 केल्विन आता है इससे। सही है। अब इस पर चार्ल्स लॉ वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। V1 by T1 is equals to V2 by T2। हमें फाइंड करना है T2 को, तो हमें T2 को अलहदा करना होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई T2। T2 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। T2 को जब हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया तो T2 इस T2 के साथ कैंसिल हो गया। अब हमने V1 बाई T1 को जब इक्वलिटी के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये उल्टा होंगे। जब हम इसे इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास V1 बाई T1 की बजाय भी फिर T1 बाई V1 आएंगे। या इस तरह करते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय T1 बाई V1। इस साइड को भी हम T2 मल्टीप्लाई बाई V1 बाई T1, ये तो ये हो गया। अब हमें दोनों साइड को T1 बाई V1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, T1 बाई V1। V2 इज इक्वल्स V2 मल्टीप्लाइड बाई T1 बाई V1। तो T1 के साथ V1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। T2 इज इक्वल्स टू V2 मल्टीप्लाई बाई T1 डिवाइड बाई V1। अच्छा, इसमें अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। V2 हमारे पास है 118 सेंटीमीटर क्यूब। V1 है हमारे पास 87.5 सेंटीमीटर क्यूब। T1 है हमारे पास 296 केल्विन सेंटीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल। अच्छा, 118 को हम 296 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 87.5 पे। 87.5 पे हमारे पास आंसर आएगा 399.17। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है इसका वो है हमारे पास 399.17। T2 हमारे पास है 399.17 इज द आंसर। ओके। अच्छा, मतलब ये कि जब हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम ये था तो टेम्परेचर हमारे पास 296 केल्विन था। जब हमारे पास वॉल्यूम बढ़ गया तो जब हमने टेम्परेचर को 399.17 केल्विन कर लिया तो हमारे पास वॉल्यूम भी बढ़ गया। और हमने यहाँ पे चार्ल्स लॉ यूज़ की है। चार्ल्स लॉ ने हमें ये बताया है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। अच्छा,
न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमें कहा गया है कि ए सैंपल ऑफ गैस इज cooled at a constant pressure from 30 degree centigrade to 10 degree centigrade. Comment: will the volume of gas decrease to 1/3 of its original volume? If not, by which ratio will the volume decrease? अच्छा, हमें कहा गया है कि एक गैस है हमारे पास, वो हमने कूल कर दी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाकर। अच्छा, अब आप ये बताओ कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज होगा बाय 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, बाय 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो रहा तो फिर आप बताएं कि ये कितना डिक्रीज आ रहा है इसमें। सही है, तो इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दोनों टेम्परेचर दिए गए हैं। इनिशियल हमारे पास T1 हमारे पास है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 है हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले हमने इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। 2733 इसके साथ भी ऐड करेंगे, इसके साथ भी ऐड करेंगे, इससे 303 आएगा, इससे 283 आएगा। ये हमारे पास T1 और T2 हो गए। अच्छा, अगर हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम V1 जो है वो हमारे पास 1 dm³ हो तो इस पर अभी चार्ज ला यूज करेंगे और V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू V2 बाय T2। V2 को हमने फाइंड करना है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय T2 के साथ तो कैंसिल हो जाएगा और दूसरी तरफ शिफ्ट होके V1 मल्टीप्लाई बाय T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू V2। अच्छा, V1 की वैल्यू हमारे पास 1 atm है। V1 की वैल्यू हमारे पास है, V1 की वैल्यू हमारे पास 1 atm हो गई। V1 हमारे पास 1 atm हो गया। T2 हमारे पास है 283 केल्विन और T1 हमारे पास है 303 केल्विन। केल्विन के साथ कैंसिल हो जाएगा तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो एटीएम में होगा। अब डिवाइड करते हैं 283 को, 283 डिवाइडेड बाय 303, 0.933 जो हमारे पास है 0.9। वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज होगा 0.93 बस, हाँ 0.93 जो सेकेंड फिगर तक ही सही है। तो वॉल्यूम जो हमारे पास होगा वो 0.93 पर तक डिक्रीज होगा। तो जो ऑप्शन ए का जो MCQ नंबर न्यूमेरिकल नंबर 6 का जो पार्ट ए है, विल द वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिक्रीज बाय 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम? नो, द वॉल्यूम ऑफ गैस विल नॉट इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। सो ऑप्शन ए इज the correct answer of part A is no. It will not decrease by 1/3 of its original volume. Rather, it will decrease by 0.93% of its original volume. If not, then by what ratio will the volume decrease? So, the volume will be decreased by ratio of 1:0.93। इस रेशो से वॉल्यूम डिक्रीज होगा जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, ना कि 1/3 पर। सही है। न्यूमेरिकल नंबर 7, a balloon that contain 1.6 dm³ of air at a standard temperature and 1 atmospheric pressure is taken underwater to a depth at which its pressure is increased to 3 atm. Suppose the temperature remains constant. What would be the new volume of a balloon? Does it contract or expand? अच्छा, हमें कहा गया है MCQ क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 7 में हमें गिवन दिया गया है कि हमारे पास एक बालून है जिसका वॉल्यूम हमारे पास है V1, वो हमारे पास 16 dm³ है। ये हमारे पास 16 dm³ है। अब
ये हमारे पास 16 डीएम क्यूब है, लेकिन टेम्परेचर जो इनिशियल प्रेशर है वो हमारे पास है 1 atm। अब हम इस बालून को अंडरग्राउंड लेके चले गए, जहां पर हमारे पास प्रेशर हमारे पास P2 हमारे पास हो गया 3 atm। अच्छा, तो आप बताओ कि न्यू वॉल्यूम क्या होगा। हमारे पास जो न्यू वॉल्यूम आएगा बलून का वो क्या होगा, ये कंट्रैक्ट करेगा कि एक्सपेंड करेगा। तो देखते हैं कि इससे क्या नतीजा निकलता है। हमें 4 दजला में पढ़ा था, बोझला में पढ़ा था P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अच्छा, हम यहाँ पे V2 फाइंड कर रहे हैं, तो V2 इज इक्वल्स टू P1 V1 डिवाइड बाय P2। P1 हमारे पास क्या है 1 atm है, V1 हमारे पास है 1.6 डीएम क्यूब है 1, और जो प्रेशर है हमारे पास P2 वो हमारे पास है 3 atm। तो atm के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 1.6 को आप 3 पे डिवाइड कर लो। 1.6 को अगर हम 1.6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 0.53 डीएम क्यूब हमारे पास आंसर आएगा। वॉल्यूम V2 हमारे पास 0.533 डीएम क्यूब, V2 हमारे पास 0.5 डीएम क्यूब आ गया। हमने सरफेस ऑफ सी पर जहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 atm था, गैस जो बलून का वॉल्यूम था वो 1.66 डीएम क्यूब था। जब हम इसे अंडरग्राउंड लेके चले गए और वहाँ पर प्रेशर 3 atm हो गया, तो हमारे पास बलून का वॉल्यूम हो गया 0.533 डीएम क्यूब। वॉल्यूम का गैस का जो बलून का वॉल्यूम है वो कम हो गया बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर। अच्छा, numerical number 8, a sample of neon gas occupy a volume of 75 centimeter cube at a very low pressure of 0.4 atm. Assuming temperature remain constant, what would be the volume at 1 atm pressure? अच्छा, हमें कहा गया है कि सैंपल ऑफ नियोन गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम V1 7.5 75 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, और इनिशियल प्रेशर जो P1 है वो हमारे पास वेरी लो है 0.4 atm है। अब हमने V2 फाइंड करना है जब हमारे पास P2 क्या हो जाए, P2 हो जाए 1 atm। टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रख लिया, तो इसका मतलब ये है कि हम बॉयज लॉ यूज करेंगे। P1 V1 is equals to P2 V2, this implies that V2 is equals to P1 V1 by P2। Putting values, P1 हमारे पास क्या है, P1 है हमारे पास 0.4 atm, P2 हमारे पास है 1 atm, V1 है हमारे पास 75 सेंटीमीटर क्यूब। atm के साथ कैंसिल। 0.4 को जब हम 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 75 इज इक्वल्स टू 30, जो इसका आंसर आ रहा है वो है 30 सेंटीमीटर क्यूब। V2 हमारे पास होगा 30 सेंटीमीटर क्यूब। एक नियोन गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम 750 सेंटीमीटर क्यूब है। जब इसका प्रेशर 0.4 atm था, जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया 1 atm तक ले आए, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और बन गया 30 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। A gas occupy a volume of 35 dm cube at 17 degrees centigrade. If a temperature raised to 34 degrees centigrade at a constant pressure, would you expect the volume to be double?
एफ नोट कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम। अच्छा, हमें न्यूमेरिकल नंबर 9 में कहा गया है, न्यूमेरिकल नंबर 9। अच्छा, इसमें हमें कहा गया है कि आगे गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम है 35 dm³ और इसका इनिशियल टेम्परेचर है T1, वो हमारे पास है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इनिशियल V1 है, T1 हमारे पास टेम्परेचर है, ये वॉल्यूम हो गया, ये टेम्परेचर हो गया। अच्छा, अब हमें फाइंड करना क्या है, हमें कहा गया है कि जब हमने V2 फाइंड करना है जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो मैंने हमेशा बताया है कि वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करने से पहले इसे केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे। इस केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ 273 ऐड करना होगा। इसके साथ जब 273 ऐड करेंगे तो इससे आएगा 290 केल्विन और इससे आएगा 307 केल्विन। हाँ, 307 केल्विन है, 307 केल्विन, सही है। अच्छा, अब इसे पुट करते हैं चार्ल्स लॉ वाले इक्वेशन में। प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है तो हमारे पास यहाँ पे चार्ल्स लॉ यूज होगी, V2/T2। हमें फाइंड करना है V2 को, तो हमें T2 को उस साइड पे शिफ्ट करना होगा, डिवीजन में है, जब उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय T2 करेंगे तो T2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, T2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये T2 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो V2 इज इक्वल्स टू V2 इंटू V1/T1। अच्छा, T2 हमारे पास है 307 केल्विन, वॉल्यूम हमारे पास है 35 dm³ और टेम्परेचर T1 हमारे पास है 296 केल्विन। ये 290 है, सही है, ये 296 नहीं 290 है। इस 17 के साथ जब 273 ऐड होगा तो हमारे पास 290 आ जाएगा। अब 307 को 35 dm³ पर 35 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम 290 पे डिवाइड कर लेंगे। 290 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास इससे आंसर आता है 37 जो dm³ है, 37 dm³ विल बी दी वॉल्यूम एट फाइनल टेम्परेचर 307 केल्विन पर हमारे पास इसका वॉल्यूम बढ़ेगा 37 dm³ तक आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न इज टाइटन। Its atmospheric pressure is 1.6 multiplied by 10⁵ Pascal. What is the atmospheric pressure in ATM? Is it higher than the Earth atmospheric pressure? अच्छा, हमें कहा गया है कि सैटर्न का जो लार्जेस्ट मून है वो है उसका नाम है टाइटन और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ पर वो है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ पास्कल। अच्छा, अब हमें पता लगाना है कि व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन ATM। ये तो हमें पास्कल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है, तो अभी हमें ATM में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अंदाज़ा लगाना होगा और हमें पता लगाना होगा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई है या लो है। तो शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। देखिए, जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे पास 1 ATM हमारे पास बराबर होता है 101325 पास्कल के, सही है। हमारे पास 1 पास्कल बराबर होता है 1/101325 पास्कल इंटू 1 ATM बाय 101325 पास्कल के बराबर होता है। अच्छा, अब वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अल्लाह के फजल से 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ पास्कल। अब
इसको हम 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 पास्कल इज इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 पास्कल by 101325 पास्कल इंटू ATM। अच्छा, इसको अगर हम इस पर डिवाइड करेंगे तो इसके हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसको हम डिवाइड करते हैं इस पे 1.6 divided by 1.6 divided by 101325 is equals to 1.57। इससे हमारे पास जो आंसर आएगा 1.6 को अगर हम 101325 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इससे आंसर आएगा 1.579 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -5 और यहाँ पर पहले से ही हमारे पास 10 रेज़ टू पावर +5 है। तो जिस तरह हमने पढ़ा था पास्कल पास्कल के साथ कैंसिल हो तो यहाँ पे यूनिट ATM आ जाएगा। बेस सेम पावर विल बी एडेड 1.579 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 +5 ये 10 पावर 0 आ जाएगा। एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 सो 1.579 ATM। इसका जो ATM में आंसर होगा वो होगा हमारे पास 1.579 ATM। और हाँ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए, MCQs कर लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने चैनल के प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 5 तक किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं या सीधा डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।